हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, तो वहाँ व्हाट्सएप पर डाउट्स ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। चलिए, तो अभी तक जो एनवायरमेंटल क्राइसिस देखा उसकी वजह से हो क्या रहा है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इट इज़ अ सिचुएशन रेफरिंग टू अ ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर थैंक्स टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे 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 हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जो पेड़ पौधे हमने काटे हैं जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो थोड़ा कम रहता था, वह वो ज़्यादा होता जा रहा है ना। अब देखा जा रहा है कि जो 0.6 डिग्री सेल्सियस है उससे धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। The atmospheric concentration of CO2 and CHO4 has increased by 31% and 149% respectively above pre-industrial level since 1750। इसका मेन रीज़न क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये हम जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हम बढ़ा देते हैं। और कैटल प्रोडक्शन, एनिमल वेस्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा क्या हो रहा है? ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब इस इशू के लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं काइटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में यूएन कॉन्फ्रेंस में हुआ, काइटो जापान। द एग्रीमेंट फोकस ऑन रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस था उनके लिए, उन पर ध्यान देने के लिए, उन्हें कम करने के लिए दिया गया। अब ओजोन डिप्लीशन आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले हम सोचते थे कि यार एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें छेद होता जा रहा है रेगुलरली, ताकि जो सनलाइट जो हो रही है वो डायरेक्टली हम पर पड़ रही है और काफ़ी गर्मी आपको फील होती होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको फोटो भी दे रखा है। अब ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये जो ओजोन है, जिसको हम एक प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस पर एक प्रेशर पड़ रहा है। किससे? जो हम एसी यूज़ करते हैं या कूलिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, फ्रीज यूज़ करते हैं, इनकी वजह से इन पर असर पड़ रहा है, जिसमें हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है। अब एज ओजोन डिप्लीट्स देयर इज ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ विच इज द डेंजर टू लिविंग ऑर्गन। अब ये डिप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इस पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गन्स के लिए काफ़ी दिक्कत है। पिछले कुछ सालों में 5% से जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से ये भी हमारे लिए ग्लोबल कंसर्न है। अब इसके लिए क्या करा गया? जो CFC कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड भी है, जिसकी वजह से ओजोन में डिप्लीशन आ रहा है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिकाक्लोरोथेन, जिसको हम मीथेल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इनका यूज़ बैन कर दिया गया है। तो ये मैंने बताया कि कौन कौन सी दिक्कतें हुई थी, हो रही हैं, और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है? इंडिया हैज़ abundant natural resources. The Indo-Gangetic plains are the most fertile region in the world suitable for cultivation of food crops। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये हिस्सा है वो सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको पढ़कर या देखकर टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो मेन चीज़ आती है वो है यहाँ, प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया। क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहला, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जो हमारे खेत होते हैं, जो जगह होती है, उसकी जो फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, वो अब उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजंस रहते हैं। क्यों? इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 20% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, बट कवर्स ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया।
दिस लीड्स टू एन इंटेंसिवली कॉम्पिटेटिव यूज ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन रीजंस की वजह से हमें जो जगह है उसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, लोगों के लिए घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। Degradation of land becomes the obvious consequence. In this context, we can identify the following factor as the principal reason. अब ये कुछ reasons हैं। एक्सेसिव ग्रेजिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ वेटेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। एल्यूजन ऑफ सॉइल कॉज बाय ट्री फेलिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, भाई जब हम पेड़ पौधे काट रहे हैं उसकी वजह से, फॉरेस्ट वगैरह की वजह से। अब ये कुछ रीजंस हैं। फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, आग लग जाती है उन वहाँ पे। इन एडुकेट सॉइल कन्वर्सन मेजर लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, पहले क्या होता था कि जो भी खेती बाड़ी होती थी वहाँ पे हम सॉइल फर्टिलिटी चेक करते थे प्रॉपर, लेकिन अब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्रॉप को बार बार बदलना, फसलों को चेंज करना, जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो हेल्थ के लिए बेकार होता है। इरिगेशन फैसिलिटी को सही से मैनेज करके यूज़ ना करना, ग्राउंड वाटर ज़्यादा होना, पानी ज़्यादा भरे रहना, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे भारत में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सेकंड है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अकर्स इन द फॉर्म्स ऑफ पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इन द एयर ओइंग टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन। जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है, हवा में है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। पॉल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पॉल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। एयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, और वो पॉल्यूट हो गया तो यानी कि हमारी लाइफ का जो एसेंशियल पार्ट है वो भी पॉल्यूट हो गया। तो क्या कारण है? सबसे पहला, व्हीकल इमिशंस। दिस इज द चीफ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे भारत में एयर पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों? मोटर व्हीकल जो 3 लाख थी 1951 में, वो अब 30 करोड़ हो गई 2019 में। व्हीकल्स ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो पहले टू व्हीलर्स और कार्स थे, वो 87% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2016 एंड थस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टोटल एयर पॉल्यूशन। ये गाड़ियाँ जो बढ़ती जा रही हैं इनकी वजह से, इनमें जो पेट्रोल यूज़ होता है वहाँ पे फिर धुआं निकलता है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। India is one of the 10 most industrial nation of the world. Smoke emitted by the industry, particularly coal industry and poisonous gas emitted by plastic and leather industry in the process of chemical treatment of material has led to an increase in the level of air pollution. हमारे भारत को वर्ल्ड में टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में माना जाता है, टॉप 10 पर आती है। इसमें से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ में से, हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लेदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एयर पॉल्यूटेड होता है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 70 कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 17 कैटेगरी ऐसी हैं जो लार्ज और मीडियम स्केल पर काम कर रही हैं, जो लगातार एयर पॉल्यूटेड कर रही हैं। तो ये रीज़न है हमारे भारत में एयर पॉल्यूशन का। थर्ड है वाटर पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। लाइक एयर, वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, और पॉल्यूशन इसमें आता है, वो भी हमारे लिए एक सीरियस बात है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट टू अ कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर, यूज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू डिजीज लाइक डायरिया एंड हेपाटाइटिस। अब जब हम गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में पॉल्यूटेड हो रहा है, तो हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। क्यों हो रहा है वाटर पॉल्यूटेड? इंडस्ट्रियल वेस्ट पर्टिकुलरली ऑफ दोज यूजिंग केमिकल एज इनपुट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं इनपुट मटेरियल के लिए, वो रिवर में जा रही है, तो वो रिवर को गंदा कर रही है। डोमेस्टिक सीवरेज डेट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अब हम घर में भी जो इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में जो कूड़ा करकट होता है, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो भी वहाँ जा रहा है कहीं ना कहीं से। और जो हम थर्मल पावर हाउस डिस्चार्ज करते हैं, उसकी जो गंदगी है वो भी वाटर में मिक्सड हो रही है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में दे रखा है, 1974 में इस बोर्ड को लाया गया था, और करीब करीब 125 जो हमारे रिवर्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया गया था, है ना।
फिर है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है? द एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो जानवर्स वगैरह रहते हैं, जो स्पेशीज वगैरह रहती हैं, प्लांट्स वगैरह, उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। ये एस्टिमेट किया गया है कि भारत में करीब करीब वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% और 8% फ्लोरल और फ्यूनल डाइवर्सिटी है। उसमें करीब करीब 45,500 स्पेशीज प्लांट की हैं, जिसे हम फ्लोरल कहते हैं, और 91,000 स्पेशीज एनिमल्स के, जिसे हम फ्यूनल कहते हैं। तो लिविंग प्लांट रिपोर्ट के अनुसार ये ऑब्जर्व किया गया है कि 12% वाइल्ड मैमल्स और 3% बर्ड स्पेशीज और 90% एम्फीबियंस, ये जो हमारा जो डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड पैटर्न है, उसकी वजह से इन्हें ख़त्म किया गया है। फिर एक फिफ्थ रीज़न जिसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हम गंदगी फेंकते हैं बाहर, उसका हम कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करते कि हमें कौन सी गंदगी कहाँ कैसे करनी चाहिए। द अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड अर्बनाइजेशन हैज़ लीड टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमारे अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट किए गए हैं वो अनप्लान्ड है। कैसे करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। It is estimated that volume of waste is projected to increase from 64 to 72 million at present to 125 million ton by 2031। ये एस्टिमेट किया गया है कि अभी जब इतना है तो आने वाले टाइम में 2031 तक ये जो वेस्टेज है वो 125 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 43 मिलियन टन कलेक्टेड किया जाएगा, 11.3 मिलियन टन ट्रीट किया जाएगा और 31 मिलियन डंप उसी में रह जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब इसके बचाव के लिए, जैसे चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, चिपको मूवमेंट हमारा हिमालय में हुआ था, अपिको मूवमेंट हमारा कर्नाटका में हुआ था। चिपको और अपिको का मतलब होता है हगिंग, यानी कि जहाँ पे लोग थे वो पेड़ से एकदम चिपक गए थे फेविकॉल की तरह, और उन्हें वो कटने नहीं दे रहे थे। जो चिपको मूवमेंट था वो लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में 1973 में, और जो अपिको मूवमेंट है वो लॉन्च हुआ था 1983 में, इंस्पायर होके किससे? चिपको मूवमेंट से। अपिको मूवमेंट 1983 में हुआ था। तो इसमें मूवमेंट में करीब करीब 12,000 जो पेड़ पौधे थे उन्हें कटने से बचाया गया था। तो ये तो है हमारा किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में, और कैसे वो खराब होता है। फिर आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू नेचुरल एंडाउनमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी में डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हो, और ऐसे डेवलपमेंट हो कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, और आने वाली जो जनरेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ भी बनी रहे। यानी कि हम किसी चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे लिए भी रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे। The concept of sustainable development was first emphasized by the United Nations Conference on Environment. The most widely recognized definition of sustainable development ये कहती है कि sustainable development is development that meets the need of the present generation without reducing the ability of future generation to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, प्लस इनको हम ऐसे इस्तेमाल करें कि जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनके लिए वो कम ना हो। In the recent past, the process of economic growth has accelerated in complete disregard to the resource endowment environment। पिछले टाइम में जो हमारी प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ की उसे बढ़ाया गया है। अब इसमें क्या हुआ है? डाइवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन लैंड हैव लीड टू अ फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएंगे अलग अलग तरह की, जिससे हमारा क्या हो रहा है? सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। माइनिंग कर रहे हैं बार बार आयरन की, कोल, गोल्ड, सिल्वर, है ना, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स में डिप्लीशंस हो रहा है, कमी आ रही है। और स्मोक्स वगैरह जो हमारे हेल्थ के लिए इंजीरियस है, जो फैक्ट्री से आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट से आ रही हैं। द कम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। नाउ environmental degradation and environmental pollution have been recognized as an emerging challenge to the quality of life। आज के टाइम में जो हम environment को अच्छा करते हैं, अब उसे डिग्रेड कर रहे हैं, उसे पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है।
कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ बीइंग डीपली अप्रिशिएटेड एंड वाइडली प्रोपोगेटेड। आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा सराहाया जा रहा है। प्लानर्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बट ग्रोथ जब ही होगी जब हम उसको सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक। कैसे? यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज दे रखी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट delimiting the process of growth and development. Sustainable development only suggests a judicious or optimal utilization of resources in a manner such that the pace of economic growth is sustained without challenging the ability of the future generation to grow and prosper. Sustainable development ये suggest नहीं करता कि आप growth और development करो, उसे कम करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से करो, मतलब वो कहीं वेस्ट नहीं हो, और इस तरीके से यूटिलाइज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको ग्रो कर पाए। जैसे कैसे अचीव करा जाए सर? सबसे पहला है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड हैं। कैसे? मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया आर मीट थ्रू थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। These plants have an adverse impact on environment while they are being set up well during the course of their operation. हमारे भारत में जितनी भी एनर्जी वगैरह होती है वो थर्मल और हाइड्रो पावर से ली जाती है, प्लांट से। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट के पर एक बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जब थर्मल पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी जाएगी तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं, और जब हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादा करे जाएंगे तो उससे हमारा जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है वो भी ख़राब होता है। तो इंडिया को इस पर फोकस करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्लीन हो। दूसरा, एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया। हाउस होल्ड इन रूरल एरिया आर डिपेंडेंट ऑन नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो रूरल एरियाज में हाउस होल्ड हैं वो डिपेंडेंट है नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हें लकड़ी वगैरह चाहिए, है ना, काऊ का डंक चाहिए, डंक वो मारने वाला नहीं, एक फ्यूल के लिए, भाई आग जलाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दिस हैज़ सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशन। इससे कुछ बेकार चीज़ भी होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, ग्रीन कवर में रिडक्शन होता है, वेस्टेज ऑफ कैटल होता है, जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे उज्ज्वल योजना, जिसमें हम एलपीजी प्रोवाइड करते थे वुमेन को, ताकि उन्हें और चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़े। इन एडिशन गोबर गैस प्लांट को प्रोवाइड किया गया था, जिसमें लोन्स वगैरह इजीली मिलते थे, सब्सिडी भी मिलती थी। ये दो चीज़ें। फिर सीएनजी इन अर्बन इंडिया। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रनिंग ऑन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो दुनिया का लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो किस पर चल रहा है? सीएनजी पर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेट्रोल वगैरह का कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कम हो। मैनी अदर स्टेट इनको फॉलो कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा है, उन्होंने सीएनजी बस लाई हैं, ठीक है ना, राजस्थान में भी आई हैं बसेस, जयपुर में भी सीएनजी टाइप की। फोर्थ है विंड पावर। Wind power can be harnessed without any adverse impact on the environment. Wind terms moves in the wind and generate electricity without harmful emission. अब विंड की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिससे कोई आपको हार्मफुल कॉज नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मिल्स इज वेरी हाई ऑफ कोर्स, बट द पॉसिबल बेनिफिट्स आर फार मोर वेलफेयर ओरिएंटेड। जो इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है वो आपको ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। फिर अभी हमने डिस्कस ही किया था सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स। अब इसमें क्या होता है? इंडिया इज एंडोन्ड विद एबुडेंट सनलाइट विच इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया में सनलाइट पाई जाती है अच्छी मात्रा में। सनलाइट हमारी दोनों होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है और नॉन एग्जॉस्टेबल, यानी कि इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी। Conversion of solar energy into electricity is no longer a distant dream, through the technology is yet to become widely noted. अगर सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है तो अब वो ज़्यादा दूर नहीं रहा है, तकनीक से ऐसा करना पॉसिबल है। अब सोलर एनर्जी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो सनलाइट से हम कन्वर्ट करते हैं सोलर लाइट में और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। India is leading an international body called International Solar Alliance, which has pushed India a bit to increase power generation through solar power even further.
इंडिया ने एक इंटरनेशनल बॉडी को सेटअप कर रखा है जो इस पर काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा बहुत इसमें आगे बढ़ाया गया है। फिर है मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स आर एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली इन द माउंटेन्स रीजन। इन माउंटेन्स पेरेनियल स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर। अब जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम लाइट इनसे कैसे जनरेट करें। मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ दीज स्टीम टू मूव स्मॉल टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट टू मीट द लोकल डिमांड। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जो लोकल डिमांड है, लोकल लोगों की डिमांड लाइट की, वो यूज हो जाए। सिंस दीज प्लांट डू नॉट चेंज द लैंड यूज ऑफ पैटर्न, इनका यूज करने से ये जो लैंड यूज ऑफ पैटर्न है उसको चेंज नहीं करते और ये हार्मफुल इतना नहीं होता है। These plants also reduce the loss of electricity through transmission, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी कम होने का खतरा होता है वो भी नहीं होता है। तो ये 6 देखे अभी आपने। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनली इंडिजिनियस पीपल हैव बीन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग द कंट्रोलर। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द इंडिजियस पीपल इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। पहले के टाइम के लोग थे, उन्हें बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा नॉलेज थी, उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे ठीक रखा जाए, उनको वो नॉलेज होती थी। Traditional farming practice and sustainable are innovative. They are economically viable and avoid degradation of land. Likewise, the traditional health system of India is based on use of plant, leaf, fruits, mineral, herb having healing properties. अब भारत में जो दवाइयाँ बन रही हैं वो इन सब चीज़ों से बन रही है। इंडिया के पास 15,000 फ्लोरल स्पेसीज हैं, जिसमें से 8,000 मेडिकल बनाने के काम आती हैं एंड हैव बीन यूज रेगुलरली इन वेरियस ड्रेनेज सिस्टम। इसको ट्रीट करने में तो हमें इन पर ध्यान देना है ताकि हमारा जो मेडिसिन प्लांट है वो उगे। बायो कंपोजिंग, आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, हरी क्रांति। इंडियन एग्रीकल्चर शिफ्ट कंप्लीट फ्रॉम कंपोस्ट टू केमिकल फर्टिलाइजर। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमारा भारत जो कंपोस्ट यूज करता था वो अब केमिकल फर्टिलाइजर में चेंज हो गया, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ। Government of India has taken a series of steps to promote organic method of farming under the National Mission on Sustainable Agriculture. अब गवर्नमेंट ने इस पर सीरियस स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को प्रमोट किया और इसमें लोगों को कंपोर्ट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। लास्ट है बायोपेस्ट कंट्रोल। द केमिकल पेस्टिसाइड्स कॉन्टेमिनेट फूड प्रोडक्ट, सॉइल, वाटर, इवन ग्राउंड वाटर। जो हम केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं वो इन सारी चीज़ों में दिक्कत देता है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंट्रोड्यूस बायोपेस्ट कंट्रोल। काफ़ी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि बायोपेस्ट कंट्रोल रहे। सेवरल टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम। जो हमारा नीम होता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोलिंग केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे ये कंट्रोल हो सकता है। मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर ऑल्सो बीन एनकरेज टू मिनिमाइज द पेस्ट अटैक। काफ़ी सारी क्रॉपिंग करना और एक फसल से ज़्यादा क्रॉपिंग करने को प्रमोट किया जाता है ताकि ये कम हो। यूज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इज ऑल्सो बीज कंसिडर फॉर कंट्रोलिंग पेट। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स प्रे अपॉन रैट्स, माइस एंड अदर पेट्स। सिमिलरली पिकॉट्स एंड ऑल प्रे अपॉन वर्मिंग एंड पेस्ट। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं एनिमल्स का ताकि जो पेस्ट्स है इनका यूज़ हम कम कर सकें। तो ये 9 पॉइंट है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर बचता है कंपैरिजन वाला, इंडिया पाकिस्तान वाला, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।